हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है, पहले मैं इसे डिस्कस करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हम इंडियंस को वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ रही है, कि जब अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, जो भी इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा आंसर ये होगा कि इंडियन हिस्ट्री के दौरान जो भी हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, या जिस तरह से बेसिकली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जैसे हुआ, तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को जो गाइड मिला, जो गाइडेंस मिला कि कब कब क्या क्या करना है, वो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडियन लीडर्स थे, जो फ्रीडम मूवमेंट में जो लीडर्स थे, उन्होंने तो करा ही, लेकिन उनको भी कहाँ से चीज़ें पता चल रही थी, कैसे उन्होंने प्रिंसिपल्स कहाँ से बना रहे थे। तो जो पूरी दुनिया में जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था अलग अलग कंट्रीज़ में, चाहे वो डायनेस्टीज से हो, है ना, मतलब जो राजशाही जो घराने हुआ करते थे उनसे हो, या किसी दूसरे कंट्री से हो, जो कॉलोनियल कंट्रीज बन गए थे, तो अलग अलग कंट्रीज में जो भी फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो उन सभी कंट्रीज के में जो भी हो रहा था उससे गाइड ले रहा था इंडिया। तो इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, यानी कि वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में क्या क्या हुआ, वहाँ पे क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या क्या बदलाव हुए, जिसको इंडिया ने अपने फ्रीडम मूवमेंट में अपनाया और इंडिया ने अपनी फ्रीडम उससे पाई। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ होगी, इसमें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। अभी फर्स्ट वीडियो है, आज से स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट वीडियो। तो आप इसमें वीडियो को देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि इसका मतलब आपको पसंद नहीं आ रही है ना। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उसको डिसलाइक कर दीजिए, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ तो करिए जिससे समझ में आएगा कि अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसको डिसलाइक कर दिया जाए, मतलब आप डिसलाइक कर सकते हैं उसको। और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक करिए, लेकिन एक लाइक तो कीजिए। और साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जो लोग आर ओ एडवोकेट जनरल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज इज लाइव। और वो पीडीएफ्स कुछ स्टूडेंट्स कुछ आई हैं तो वो पीडीएफ्स ले सकते हैं। दोनों के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7665804421 पर। और कुछ स्टूडेंट्स जो लोअर पीसीएस का जैसे आंसर की आ चुकी है, तो लोअर पीसीएस मेंस की जिसको प्रिपरेशन करनी है, तो लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी बैच चल रहा है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अपनी प्रिपरेशन को, दोनों पेपर की प्रिपरेशन को, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत ही स्ट्रीमलाइन वे से कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और आप बाकी जिनको नोट्स बनाने हैं, आप बाकी नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो सब फ्री हैं, आप देखते रहिए और वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, जो भी स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज का है दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये इंग्लिश वाला पोर्शन है इसको समझाता चलूँगा, बिल्कुल नॉर्मल जो हमारी डेली लैंग्वेज की जो भाषा होती है, बोलचाल वाली जो लैंग्वेज होती है, नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है समझाने की, मैं उस लैंग्वेज में आपको समझाता चलूँगा। बाकी आप लोग जिनको पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ते रहें, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ते रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए, ये बात चल रही है 14 जुलाई 1789 की। ये थोड़ी डेट इंपॉर्टेंट्स हैं जिनको मैंने थोड़ा बोल्ड भी किया हुआ है, बाकी मैं बताता रहूँगा क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा और साथ साथ समझते रहिएगा, है ना। अगर आपने पीडीएफ ले रखी है तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए, बाद में बस पीडीएफ पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो 14 जुलाई 1789 को सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, है ना, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पेरिस जो है वो कैपिटल है फ्रांस की। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। तो उस टाइम पे जो राजा थे, उस टाइम पे जो फ्रांस था वो एक आज़ाद देश या एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, वो एक राजा के अंडर हुआ करता था, यानी कि उस टाइम पे वहाँ पे एक डायनेस्टी चला करती थी। तो किंग ने ये अपने ट्रूप्स को कहा, यानी अपने सोल्जर्स को कहा कि आप जो है शहर की तरफ बढ़ो और जो भी लोग राजा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर दो। र्यूमर्स फैल गई कि ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। तो ये र्यूमर्स फैल गई, वहाँ पे अफवाहें फैल गई कि जो राजा है उसने ये ऑर्डर दे देगा वो अभी अपने सिपाहियों को, आर्मी को, कि लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर करना शुरू कर दो। तो इसलिए 7,000 आदमी और जो औरतें थी वो एक जगह इकट्ठी हो गई। उन्होंने एक पीपल्स मिलिशिया बनाया। पीपल्स मिलिशिया मतलब एक लोगों का एक गुट बना लिया कि जो राजा के अगेंस्ट हो गया। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो यानी कि वे हथियारों को ढूंढने के लिए कई टुकड़ों में टूट गए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उन्होंने रेड करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, सरकारी जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जो प्रतीक थी राजा की, है ना, जो राजा को डिनोट करती थी, उनके अंदर वे घुसने लगी। अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। ये इंपॉर्टेंट है। बेस्टाइल क्या है? ये जो राजा का महल हुआ करता था, फोर्ट हुआ करता था, तो उसका जो प्रिजन था, उसकी जो जेल थी, उसका नाम था द बेस्टाइल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बेस्टाइल क्या है? वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। तो उनको उम्मीद थी कि वहाँ पे जो एम्यूनिशन है, यानी कि जो हथियार हैं,
वो वहाँ पर होल्ड करके यानी कि इकट्ठे करके रखे हुए होंगे, तो वो हमको वहाँ से मिल जाएंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। बेस्टाइल जो जेल थी उसके जो कमांडर था उसको मार दिया गया, प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। कितने प्रिजनर्स को छोड़ा गया ये भी पूछा जा सकता है आपसे। सिर्फ 7 ही प्रिजनर थे उस टाइम पे, तो 7 प्रिजनर थे, 7 प्रिजनर्स को छुड़वा दिया गया, ये पूछा जा सकता है आपसे। येट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल। बेस्टाइल जो थी वो सभी लोग उससे नफरत करते थे, क्योंकि उसमें वैसे कैदी तो बहुत कम थे, सिर्फ 7 ही कैदी थे, लेकिन सब लोग इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो किंग की डेस्पोटिक पावर को शो करता था। किंग का डेस्पोटिक पावर का मतलब क्या होता है? डेस्पोट का मतलब होता है एक पर्सन, ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपनी सुनता हो, किसी और की ना सुनता हो, यानी उसको जो लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है, उसको हम डेस्पोट बोलते हैं। तो डेस्पोटिक पावर को शो करती थी एक बेस्टाइल की प्रिजन, तो इसलिए जो था वो जो लोग थे वो उसको हेट करते थे। फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश। फोर्ट्रेस को खत्म कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स को लोग जो हैं मार्केट में लेके गए बेचने के लिए। किस लिए? जिससे कि सोवेनियर बन गया ये ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सोवेनियर का मतलब होता है एक यादगार जो चीज़ आप कहीं से खरीद के लेके आते हैं मार्केट से, आप कहीं घूमने गए, वहाँ से आप कुछ चीज़ खरीद के लाएंगे, उसको सोवेनियर बोला जाता है, कि आप उसको लंबे समय के बाद जब देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये मैंने उस मार्केट से खरीदा था, है ना। लाइकवाइज जो उस फोर्ट की जो पत्थर थे, लोग उनको बेचने लगे मार्केट में, कि और कुछ लोग इसको खरीदने लगे कि उनको याद रहेगा कि ये जो राजा का फोर्ट हुआ करता था ये उसका पत्थर है। द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग। वहाँ पे बहुत दंगे हुए इन पेरिस में भी, और कंट्री साइड का मतलब होता है गांव, तो पेरिस का जो कंट्री साइड है, यानी कि पेरिस में जो और भी, फ्रांस में जो और भी गांव थे उनमें भी दंगे होने लगे, और पेरिस में तो हो ही रहे थे। बहुत ज़्यादा पीपल जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दी हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। वहाँ पे खाने के दाम बहुत बढ़ गए थे। जो ब्रेड थी, जो वहाँ की स्टेपल डाइट थी, यानी कि जो सभी लोग खाते थे, उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसलिए लोगों ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो हम पढ़ते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के एंड में आते आते, यानी 1780s के टाइम पे वहाँ पर जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी। 1774 में जो लुई 16 थे बॉर्बन फैमिली के, तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि बॉर्बन फैमिली वो डायनेस्टी थी जो वहाँ पर रूल कर रही थी, और लुई 16 जो थे वहाँ पर रूल कर रहे थे, वो फ्रांस की गद्दी पर बैठे। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल के थे, और उन्होंने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी करी, मैरी एंटोनेटे, है ना। तो मैरी एंटोनेटे से उन्होंने शादी कर ली। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। जब उन्होंने एक्सेशन किया, यानी कि जब वो राजा बने लुई 16 20 साल की उम्र में, तो उन्होंने पाया कि उनका जो खजाना है, सरकारी जो खजाना है, वो सब खाली पड़ा है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। क्योंकि वो खजाना खाली इसलिए हो गया क्योंकि फ्रांस इससे पहले काफ़ी युद्ध लड़ते आ रहा था, चाहे वो ब्रिटेन से हो, क्योंकि ब्रिटेन जो था उस टाइम पे फ्रांस का एक मेन राइवल हुआ करता था, है ना। मेन दुश्मन जो था एक तरीके से वो ब्रिटेन था, क्योंकि फ्रांस भी अपना कब्जा जमाना चाह रहा था पूरी दुनिया पे, और ब्रिटेन भी। तो इसलिए क्या हो रहा था कि दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो बहुत साल के जो युद्ध थे उन्होंने जो है फ्रांस की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वीक कर दिया था। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। तो पैलेस ऑफ वर्साइल यानी कि जो वर्साइल का जो महल हुआ करता था, वर्साइल एक शहर है, वहाँ का जो महल हुआ करता था वो बहुत ही रिच था, एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था, यानी कि बहुत ही रिच कोर्ट था। तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता था, जिसके वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे ट्रेजरी के, यानी खजाने के, वो ख़त्म होते जा रहे थे। अंडर लुई 16 फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया कि आप गेन करें अपनी इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो देखिए ब्रिटेन जो है कॉमन एनिमी था अमेरिकन्स का भी, अमेरिकन्स की जो 13 कॉलोनीज़ थी वहाँ का भी, और फ्रांस का भी। तो लुई 16 ने हेल्प की, ये पूछा जा सकता है आपसे किसने हेल्प की, तो लुई 16 ने हेल्प की अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को कि आप मर्ज हो जाओ, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब तो 50 स्टेट्स हो गए हैं, उस टाइम पे 13 स्टेट्स ने मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लीवर्स। देखो लीवर्स क्या है, लीवर्स एक करेंसी थी जो फ्रांस में चलती थी, लेकिन अब उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसके बाद वो यूज़ नहीं की गई। 1 बिलियन लीवर का उस टाइम पे डेट चढ़ गया फ्रांस के ऊपर, दैट इट ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। तो जो वॉर थी उसने 1 बिलियन से भी ज़्यादा का 1 बिलियन लीवर से भी ज़्यादा का कर्जा चढ़ा दिया, और ये जो बढ़कर बाद में 2 बिलियन लीवर तक पहुंच गया था। लेंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यानी कि जो लेंडर्स थे, यानी कि जिन्होंने उधार में पैसे दिए थे, अब उन्होंने कहा कि भाई हम तो 10% टैक्स लगाना, इंटरेस्ट लगाना शुरू करेंगे लोन पे जो हमने आपको दिया है। तो अब फ्रेंच गवर्नमेंट की मजबूरी हो गई कि वो अपने बजट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट पे भी खर्च करे, कि जो इंटरेस्ट जो
लेंडर्स ने जो पैसा दिया था उस पर जो उन्होंने इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया, तो लेंडर्स के इंटरेस्ट के पैसे भी लौटाने हैं अब उनको। तो इंटरेस्ट के पैसे लौटाने हैं तो उसके लिए भी अब ज़्यादा खर्चा फ्रेंच गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, जो वो गवर्नमेंट जो ऑलरेडी पहले से ही डेटेड है, यानी कि जो पहले से ही जिसके पास पैसे नहीं हैं, अब उसको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अपने रेगुलर एक्सपेंस को मीट करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए राजा ने सोचा कि अब उसको जो है टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। और जब जब टैक्स बढ़ाने की बात की जाती थी या की जाती है किसी भी देश में, तब तब लोगों को दिक्कत होती ही है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही हैं, कॉमन सिटीजन्स ही हैं जो टैक्स देते हैं। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, और अगर हम टैक्स बढ़ा भी देते तो भी यहाँ पे वो सफिशिएंट नहीं हो पाता। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स। देखिए वहाँ पे तीन तरह के लोगों में फ्रेंच सोसाइटी को उस टाइम पे बांटा हुआ था। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। और दिक्कत वाली बात ये थी कि 3 एस्टेट में, अभी हम एस्टेट देखेंगे आगे कौन कौन से थे, पहले एस्टेट के, दूसरे एस्टेट के और तीसरे एस्टेट में से सिर्फ तीसरे एस्टेट के जो लोग थे वो ही टैक्स दिया करते थे। पहले एस्टेट के लोग और दूसरे एस्टेट के लोग टैक्स नहीं दिया करते थे। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू मिडिल एजेस। तो ये मिडिल एजेस से सिस्टम चलता आ रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ जो एस्टेट थे, आप देख सकते हैं कि ये वो एस्टेट है। देखिए एस्टेट अगर आप देखेंगे, यानी कि पहला स्टेट क्या है, पहला स्टेट होता था क्लर्जी। क्लर्जी होता था पादरी वर्ग, यानी कि जो कि लोग चर्च में बैठा करते थे, यानी कि एक तरह से हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर के हिसाब से जो ब्राह्मण हुआ करते थे, एक तरह से मान के चलिए वो क्लर्जी है। सेकंड स्टेट है नोबिलिटी, यानी कुलीन वर्ग, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि रूल करते हैं, है ना, जो राजा की कोर्ट में बैठते थे, रूल करते थे। और तीसरे स्टेट के लोग कौन हैं, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, है ना, व्यापारी हो गए, वकील हो गए, है ना, किसान हो गए, कारीगर हैं, या फिर छोटे किसान हैं, लैंडलेस लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं है, नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं। तो ये सिर्फ जो तीसरे स्टेट के लोग थे, ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे, सिर्फ यही लोग टैक्स दिया करते थे। पहले स्टेट के लोग टैक्स नहीं दिया करते थे, दूसरे स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे। तो यानी कि सारा टैक्स का बर्डन किन पे था, इन गरीब व्यक्तियों पे था, और जो जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा हुआ करता था वही टैक्स नहीं देते थे, यानी कि वही मजे ले रहे थे। तो इसके वजह से जब टैक्स बढ़ाने की बात की जाती थी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किन लोगों को होती थी, इन तीसरे स्टेट के लोगों को दिक्कत हुआ करती थी। तो इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो देखिए बात आती है, द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो 1789 से पहले का जो सोसाइटी हुआ करती थी, क्योंकि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो 1789 से पहले की जो सोसाइटी थी फ्रांस की, उसको ओल्ड रिजीम कहा जाता है। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो वहाँ पे किसान थे वो करीब 90% थे पॉपुलेशन के। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। कहने को किसान 90% थे, लेकिन कितनों के पास ज़मीन थी, बहुत ही कम लोगों के पास। बहुत ही कम किसान ऐसे थे जिनके पास उनकी खुद की ज़मीन थी। बाकी सभी नोबल्स की या क्लर्जी क्लास के जो लोग थे उनकी ज़मीन हुआ करती थी। जो किसान थे वो तो सिर्फ उन पर खेती कर रहे थे, लैंडलेस लेबर थे। 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स। 60% ज़मीन जो थी पूरे फ्रांस की वो नोबल्स के पास थी, उसके पास चर्च के पास थी, उसके पास कुछ रिचर मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट के उनके पास थी, यानी गरीब लोगों के पास तो कुछ नहीं था। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। यानी कि जो भी कुलीन वर्ग में, नोबिलिटी में और क्लर्जी में पैदा हो गया उसको प्रिविलेज मिलने शुरू हो जाएंगे बाय बर्थ। यानी कि चाहे उसके अंदर काबिलियत हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, मेरिट को नहीं पूछा जाता था उस टाइम पे। अगर आपने क्लर्जी की फैमिली में, नोबिलिटी की फैमिली में बर्थ लिया है तो आपको ऑटोमेटिकली प्रिविलेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे शुरुआत से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जामिशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो है स्टेट को टैक्स नहीं देना है। जैसे हमने अभी देखा कि सिर्फ तीसरे स्टेट को ही टैक्स दिया जाता है, इनको टैक्स नहीं, इन दोनों को टैक्स नहीं देना होता। थर्ड स्टेट ही टैक्स देता है, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट टैक्स नहीं देता। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। उनको कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थे, मतलब कि विशेष अधिकार भी थे। क्या विशेष अधिकार थे? फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। यानी कि ऐसे ड्यूज थे कि जो वो पीजेंट से इकट्ठा करा करते थे। राजा तो जो सरकारी खजाना था, ट्रेजरी थी, वो तो लिया ही, वो वहाँ तो जाता ही था टैक्स। साथ साथ कुछ और बड़े लोग जो थे वो भी जबरन उनसे टैक्स वसूला करते थे। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। उनको सर्विस देनी पड़ती थी किसानों को। टू वर्क इन हिज हाउस एंड एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। तो यानी कि पीजेंट्स जो थे वो ओब्लाइज थे कि भाई उनको सर्विस देनी पड़ेगी, घरों में काम करना पड़ेगा, खेतों में काम करना पड़ेगा, आर्मी में भी काम करना पड़ेगा और सड़क बनाने में भी हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे उनको उनके लिए कुछ पैसे मिलें चाहे ना मिलें या बहुत कम मिले।
चर्च टू एक्सट्रैक्ट द शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस, तो चर्च एक टैक्स लेता था, उसको टिथे बोलते थे, फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे सभी को टैक्स तो देना ही देना था। एक डायरेक्ट टैक्स भी था, उसको हम टैले बोलते थे, टैले, एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर डिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन। तो टैले जो था वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, जैसे आज के टाइम पे इनकम टैक्स है वो अपने आप में एक डायरेक्ट टैक्स है, और बाकी हर चीज़ जो आप खरीदते हैं वो अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जितने भी नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थी वो तो लिवाई हुई थी, जैसे कि आप नमक लेते हैं, टोबैको लेते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं उन सब पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, और जो कि टैले था वो अपने आप में डायरेक्ट टैक्स था। तो ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। बर्डन जो था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का स्टेट की, वो सिर्फ किस पे जाएगा, वो थर्ड स्टेट पे जाएगा भाई, जब इनको ही टैक्स देना है, सारा टैक्स सारा पैसा थर्ड स्टेट ही देगा, बाकी और तो किसी को पैसा देना ही नहीं है। तो लीवर देख लेते हैं, लीवर क्या था, लीवर था करेंसी फ्रांस की, जो 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। क्लर्जी कौन से लोग होते हैं, जो चर्च में रहते हैं, चर्च के स्पेशल फंक्शन करते हैं। टिथे क्या है, ये टैक्स है जो चर्च अप्लाई करता है, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी हुआ है उसका 1/10वां हिस्सा, 1/10 हिस्सा आपको चर्च को देना है, वो चर्च उसको बोलता था टिथे सिस्टम। तो टिथे से 1/10 आप इसे मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिथे में कितना टैक्स दिया जाता था क्लर्जी को, यानी कि चर्च को 1/10 दिया जाता था। और टैली कौन सा था, टैली जो था या टैलेल जो भी है, ये टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, है ना, जो डायरेक्टली स्टेट को देना था, आपको डायरेक्ट टैक्स जो देना था वो टैली था। ये हमने देख ही लिया है। इमेज क्रेडिट भी दे रखा है, देखिए एनसीईआरटी में ये इमेज थी। नेक्स्ट आता है स्ट्रगल्स टू सर्वाइव। तो अब वहाँ पे जो स्ट्रगल हो रहा था सर्वाइव के लिए, क्योंकि ब्रेड के पैसे, ब्रेड के दाम बढ़ते जा रहे थे, लोगों के पास कमाने के लिए था नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, टैक्स भी सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को ही देना पड़ रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन यानी 2.3 करोड़ से 1715 में 2.3 करोड़ थी, और 1789 में आते आते वो 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़ हो गई, यानी 50 लाख लोग वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई फ्रांस की, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो खाने की डिमांड बढ़ेगी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि खाने की डिमांड तो बढ़ रही थी लेकिन खाने का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, यानी कि जो पॉपुलेशन की स्पीड थी इंक्रीज होने की, उसने आउटपेस कर दिया किसकी स्पीड को, फूड ग्रेन की बढ़ाने की स्पीड को। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। तो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो डिमांड के साथ पेस कर ही नहीं पा रहा था। डिमांड तो कम थी, डिमांड तो ज़्यादा थी लेकिन प्रोडक्शन कम था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, यानी कि जो स्टेपल डाइट हुआ करती थी लोगों की, उस ब्रेड के प्राइस जो थे वो बढ़ते चले गए। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स। काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो थे वो लेबरर्स की तरह थे, वर्कर्स के वर्कशॉप्स में काम करते थे, उनकी फिक्स्ड वेजेस थी, वेजेस तो बढ़ नहीं रही थी लेकिन हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ द प्राइसेस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइड। ये तो होना ही था, ये रिच में और वाइड, जो पुअर में जो वाइड जो गैप होता है वो वाइड होता ही चल जाता है। थिंग्स बिकम मोर वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस दी हार्वेस्ट। तो जब भी सूखा पड़ गया या ओले पड़ गए, हेल हो गया, तो हार्वेस्ट ख़राब हो जाती थी। हार्वेस्ट ख़राब हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि फसल कम होगी, फसल कम होगी तो उत्पादन कम होगा, और उसके वजह से मार्केट में कम सामान आएगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जब लोगों को अपने जीने के लिए चाहिए, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है कि लोगों को अपने जीने के लिए भी खाना नहीं मिल रहा, तो ये दिक्कत वहाँ पे हो जाती थी। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड regime, यानी कि 1789 से पहले का जो सिस्टम था, जो पूरा फ्रांस था उस टाइम पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस बहुत ज़्यादा बार लोगों को फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विसाजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी कि एक जो मिडिल क्लास थी, एक मिडिल क्लास पैदा हुई, यानी कि जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे और कुछ कमाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनकी एक मिडिल क्लास ग्रो करनी शुरू हुई, और उन्होंने एक परिकल्पना की कि हम ये जो प्रिविलेजेस कुछ लोगों को मिले हुए हैं, जैसे नोबल्स को मिले हुए हैं, क्लर्जी को मिले हुए हैं, उनको हम ख़त्म करेंगे। तो पास्ट में पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, यानी कि पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने रिवोल्ट तो किया ही था, उन्होंने रिवोल्ट तो किया ही था कि भाई टैक्सेस बढ़ रहे हैं, फूड स्कार्सिटी हो रही है, यानी कि फूड की कमी हो रही है, तो उसके लिए पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे और वर्कर्स थे वो करते रहते थे रिवोल्ट। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, यानी कि उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि वो फुल स्केल पे, यानी कि वो बीच बीच में अपनी आवाज़ उठाते रहते थे, लेकिन कोई एक बहुत बड़े स्केल पे कोई ऐसा काम किया जाए जिससे काफ़ी इफेक्ट पड़े, वो नहीं हो रहा था, है ना, जिससे कि वहाँ पे चेंज आए वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में, वो वे नहीं ला पा रहे थे।
दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद द थर्ड एस्टेट। तो ये थर्ड एस्टेट के उन लोगों के पास था जो थोड़े से प्रॉस्परस हो गए थे, यानी थोड़े से रईस हो गए थे, पैसे आ गए थे उनके पास, और उनके पास एजुकेशन का और नए आइडियाज़ का रास्ता था। देखिए थर्ड एस्टेट में बड़े बिजनेसमैन भी थे, पढ़े लिखे लोग, लॉयर टाइप के लोग भी थे, जो वकील थे, और बहुत ही गरीब यानी कि जो लैंडलेस लेबर वर्कर ऐसे लोग भी थे। तो मतलब क्या है कि थर्ड एस्टेट में काफ़ी डाइवर्सिटी थी लोगों में। तो जो थर्ड एस्टेट के जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हो गए या जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, अब वो लोग ऐसे हो गए जिनको नए नए तरीके मिलने लगे, एजुकेशन तक एक्सेस मिला, तो उनको समझ में आने लगा, अलग अलग लोगों की उन्होंने फिलॉसफीज पढ़ी कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, नए आइडियाज़ उनके पास आने लगे। तो इस वजह से वहाँ का जो इकोनॉमिक ऑर्डर था अब चेंज होने की गुंजाइश बन गई। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो वहाँ पे सोशल ग्रुप्स बनने लगे, टर्म्ड द मिडिल क्लास, जिनको मिडिल क्लास कहा जाने लगा, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। तो ये जो मिडिल क्लास थी ये पैसे कहाँ से कमा रही थी, वहाँ पे ओवरसीज ट्रेड यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था ना, कि जो आप समुद्र को पार करके, ओवरसीज का मतलब हो गया कि आप एक समुद्र को पार करके दूसरे जगह पे जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे। तो ओवरसीज ट्रेड जैसे जैसे बढ़ने लगा, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगा, वूलन गुड्स का, सिल्क टेक्सटाइल्स का बढ़ने लगा, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहे थे या रिचर मेंबर्स खरीद रहे थे उनको सोसाइटी के। तो इस वजह से जो मिडिल क्लास थी वो भी ग्रू होने शुरू हो गई। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers और administrative officials. तो थर्ड estate के अंदर कौन कौन थे, लॉयर्स भी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। तो ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सब लोग पढ़े लिखे थे, एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो उनका कहना ये था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी सोसाइटी के ग्रुप को आप प्रिविलेज बाय बर्थ दे दो, कि भाई अगर आप नोबेल्स में पैदा हो गए तो आप नोबेल ही हैं, मतलब कि आप भी नोबेल हैं, ऐसा नहीं है। वो सामने वाले पर्सन की काबिलियत पर डिपेंड करता है कि क्या वो नोबेल है या नहीं है ना। अगर उसके अंदर काबिलियत है तो वो नोबेल बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरिट पे ही पर्सन की जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने गुण हैं, कितनी उसके अंदर ताकत है, यानी कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, तभी आप उस पर्सन को नोबेल, क्लर्जी या किसी भी स्टेट में डालें। ऐसा नहीं है कि अगर उनमें कोई पैदा हो गया तो वो तुरंत नोबेल बन गया, तुरंत क्लर्जी बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज आइडियाज़ एनविसाज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। तो अब देखिए वहाँ पे एक परिकल्पना की गई कि ये आइडिया ने ये सोचा कि भाई एक सोसाइटी इस तरह से होनी चाहिए जहाँ पे पूरी आज़ादी हो, फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो, यानी कि सबके लिए कानून समान हो, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉरन वर पार्ट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स। यानी कि जो फिलोसफीज थी ये सभी किसने फॉरवर्ड करी थी, बाय फिलोसफर्स जैसे जॉन लॉक। तो जॉन लॉक जो फिलोसफर थे, जीन जैकस रोजू है ना, रूजी ने जो अपनी फिलोसफी दी, तो ये इन फिलोसफर्स ने अपनी फिलोसफी दी, लोगों ने इसको पढ़ा तो उनके दिमाग में ये आया, उन्होंने भी ये सोचना शुरू किया कि इक्वल लॉज होने चाहिए। अब देखिए इक्वल लॉज की बात 1789 में उठ रही है फ्रांस में। उस टाइम पे भारत में टीपू सुल्तान थे और टीपू सुल्तान लड़ाई कर रहे थे, है ना। अगर आप देखेंगे तो एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है उस टाइम पे। तो भारत में आज़ादी का तो नामो निशान नहीं है उस टाइम पे कि हमको इंडिया एज अ कंट्री, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री की फीलिंग ही नहीं थी 1780s में। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो जैसे कि फ्रांस में हुआ, उससे लोगों ने, भारतीयों ने, जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ने वहाँ से एक लेसन लिया कि किस तरह से यूनिटी में, है ना, कि जब आप यूनाइट हो जाएंगे, सब लोगों का एक कॉमन गोल होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, भारत को आज़ाद करवाने की सोचेंगे। तब हम जाके 1800s में इंडियन कांग्रेस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उससे पहले काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई दादा भाई नेहरू जी ने, काफ़ी सारी एसोसिएशन बनी, और तब जाके फिर आज़ादी का मूवमेंट चला। महात्मा गांधी ने एक विजन दिया आगे आकर। तो लेकिन इसकी जो नींव थी वो बहुत पहले कहने में अलग अलग कंट्रीज़ में रखी गई थी, जहाँ से इंडिया ने, जिसके फिलोसफर्स को पढ़ के इंडिया के नेशनलिस्ट्स ने अपने जो विचार थे उनको समझने चाहे। इन इस 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, देखिए 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है, लॉक ने लिखी है ना, जॉन लॉक ने लिखी है 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ये पूछा जा सकता है आपने आपसे कि 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है, तो जॉन लॉक ने लिखी है। सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये माना जाता था कि डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन का मतलब ये है कि जो राजा है वो भगवान का भेजा हुआ, मतलब एक तरह से वो खुद ही भगवान है ना। पहले ये माना जाता था कि वो दैवीय शक्ति का एक पर्सन है, डिवाइन है, एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, और उसका तो हर चीज़ पे हक है, क्योंकि वो मोनार्क है तो वो उसका एब्सोल्यूट राइट है हर चीज़ पर, और वो डिवाइन है। डिवाइन का मतलब होगा कि वो देव है, यानी कि एक तरह से वो भगवान है, ये माना जाता था पहले। तो 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने कहा कि भाई ये कोई डिवाइन का सिस्टम नहीं होता, है ना। वो तो राजा बना हुआ है क्योंकि वो राजा वाली फैमिली में, और वो फैमिली चल रही है, बॉर्बन डायनेस्टी। अब देखिए लुई 16 आ गए, यानी इससे पहले लुई 15 आ चुके होंगे, है ना।
तो लुई 16 आ गए, तो यानी कि ये तो फैमिली जो है पर्सन टू पर्सन, जनरेशन टू जनरेशन चलता जा रहा है, तो ये डिवाइन का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसको जॉन लॉक ने समझाना चाहा, क्योंकि आज से 300 साल पहले, 400 साढ़े 300 साल पहले ये समझा जाता था कि राजा जो होता है वो एक डिवाइन है, यानी कि वो देव है और वो आया है सोसाइटी में, तो अब वही हमें रूल करेगा। रूजी कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, रूजी ने इस आइडिया को और आगे लेके गए हुए, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर समाज होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जैसे कि आज है कि जो लोग हैं और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमएलए और एमपी विधानसभा में और लोकसभा या संसद में बैठते हैं, तो हमारे बीच में, हमारे लीडर्स के बीच में और इंडियन सिटीजन्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो रूजी ने कहा कि इसी तरह से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए फ्रेंच फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, है ना। द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये किसने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। ये भी एक फ्रेंच फिलोसफर है, नॉट पॉलिटिशियन, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं मॉन्टेस्क्यू। तो इन्होंने अपनी किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। सी, ये आज के टाइम पे भारत में हमने अपनाया हुआ है, या जितने भी फेडरल कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनाया हुआ है, लेकिन ये दिया किसने था? ये 1700s में मॉन्टेस्क्यू ने दिया था कि पावर डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट दिया वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे। तो उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग विंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पर्सन है वो कानून भी बना रहा है, वो जज भी है और वही हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर रहा है। एक पर्सन के पास सब पावर्स नहीं होनी चाहिए। अगर एक पर्सन के पास सब पावर्स होंगी तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे तानाशाह हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए। बाद में इसको यूएसए में अपनाया गया जब 13 कॉलोनीज ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी ब्रिटेन पे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका पर भी किसने रूल किया है? ब्रिटेन ने रूल किया है। तो ब्रिटेन से जब आज़ाद हुआ, 13 कॉलोनीज आज़ाद हुई यूएसए की, तो उन्होंने इसी सिस्टम को अपनाया और सेपरेशन ऑफ पावर का या फेडरेशन सिस्टम है वो आज भी वहाँ पर अप्लाइड है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम पे बनाया गया और उसकी जो गारंटी दी गई, बिल ऑफ राइट्स जो आया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर इंडिविजुअल को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए फ्रांस में। कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उस टाइम पे, उनके दिमाग में ये आया कि जब अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो फ्रांस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज। अब देखिए इन फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे लोगों ने डिस्कस करने शुरू करे। सेम चीज़ भारत में भी हुई, जब अलग अलग पत्रिकाएं निकली, अलग अलग अखबार छपे, तो गांव में क्या होता था? सभाएं लगती थी, है ना। लोग चौपाल पे बैठते थे और अखबार पे जो एडिटोरियल आया करता था, संपादकीय आया करता था, उसको पढ़ के सुनाया करते थे लोगों को, जिससे कि लोगों के दिमाग में बसे कि अंग्रेजी सरकार जो थी वो भारतीयों के कितने खिलाफ थी। तो लाइक वाइज ये फ्रांस में हो रहा है। भारत में तो ये 1900 में शुरू हुआ, 1800 में शुरू हुआ जब अखबार छपने शुरू हुए। उससे पहले ये 1700 में, 200 साल पहले ये फ्रांस में होना शुरू हो गया, जब फ्रांस को आज़ादी चाहिए थी अपने राजा से, कि वहाँ पे जो फिलोसफर्स थे उनकी बातों को सैलून में, यानी जहाँ पे बाल काटते थे, है ना, वहाँ पर सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेज में, जहाँ पे कॉफ़ी लोग पीने जाते थे, तो उन जगहों पे उन फिलोसफर्स की बातें डिस्कस होने लगी। स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से और किताबों से उनकी जो फिलोसफीज थी वो स्प्रेड होनी शुरू हो गई। दीज वर फ्रिक्वेंटली रेड अलॉन्ग इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो उन लोगों के लिए ये ग्रुप्स में बताई जाने लगी बात, जिससे कि वो सुनकर समझ तो सकें अगर वो पढ़ लिख खुद नहीं सकते तो। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, वहाँ पे न्यूज़ फैल गई कि लुई 16 दोबारा टैक्स लगाने जा रहे हैं टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। तो अब जब लोगों के अंदर ये बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं रही कि और ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स लगने लगा, तो लोगों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने कहा कि हम अब इस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस के अगेंस्ट हो गए। तो उस टाइम पे एक इंग्लिश मैन थे आर्थर यंग, तो उन्होंने ट्रैवल किया फ्रांस के थ्रू, पूरे फ्रांस में उन्होंने ट्रैवल किया 1787 से 1789 तक, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शंस लिखी अपनी जर्नी की, और उन्होंने काफ़ी कमेंट भी किया जो उन्होंने वहाँ पे देखा। तो आपसे पूछा सकता है कि आर्थर यंग ने ट्रैवल किया था क्या? तो उन्होंने ट्रैवल किया था 1787 से 1789 में। सो आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, तो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। और इन केस अगर आपको लीगल हिस्ट्री, लीगल ग्लॉसरी, वर्ल्ड हिस्ट्री की PDF चाहिए, जो स्टूडेंट्स RO या RO एडवोकेट जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और PDFs ले सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।